जय हिंद दोस्तों, ये हमारा सेकंड वीडियो है इंडियन पॉलिटी पर। पिछली जो वीडियो आई थी हमारी इंडियन पॉलिटी पर, उसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था। आपने अगर वो वीडियो देखी हो, आपको पता होगा कितने ही बेहतरीन तरीके से हमने वो सब कुछ एकदम डिस्कशन किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है। एंड अब चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में हम सब कुछ समझ गए, तो हमारा अब जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट होता है। एंड आपको पता होगा कि जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है ये 22 पार्ट में डिवाइडेड है। एंड ये 22 पार्ट के अंदर 395 आर्टिकल्स हैं एंड 12 अनुसूचियां भी हैं अलग से, यानी शेड्यूल्स। तो अब सबको हम एक वीडियो में तो समझ नहीं सकते, तो बेसिकली आपके लिए ना मैं 22 वीडियोस लाऊंगा। हर वीडियो में एक पार्ट कवर रहेगा, एक पार्ट के अंदर अब कुछ आर्टिकल्स होंगे। इस प्रकार हर वीडियो में एक पार्ट कवर हो जाएगा, उसके अंदर जितने आर्टिकल्स आते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये पूरे 22 पार्ट 22 वीडियोस में कवर कर लेंगे एंड पूरे हमारे जो 395 आर्टिकल्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। फिर किसी एक वीडियो में हम पूरी जो 12 अनुसूचियां हैं यानी शेड्यूल्स उसको भी कवर कर लेंगे। तो बेसिकली आज ये जो वीडियो है ना, इसमें हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पार्ट है जिसमें 4 आर्टिकल्स आते हैं उसी को बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो देखो यार, बहुत ही सिंपल है। ये जो हमारा पार्ट 1 है ना, इसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये जो पार्ट है ना, इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, बहुत ही इजी आर्टिकल है, सबको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। देखो हमारा ये जो आर्टिकल 1 है ना, ये क्या कहता है पता है? ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो इंडिया भी है राज्यों का एक संघ होगा। हमको 3 चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला यूनियन, दूसरा फेडरल, तीसरा कॉन्फेडरल। तो बेसिकली ये 3 चीजें समझनी जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश ये 3 प्रकार से बनता है। तो जो हमारा देश है ये यूनियन है, मतलब इसका क्या है, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि हमारा जो देश है ये ऐसे राज्यों से मिलकर बना है। तो हमारा जो देश ऐसे राज्यों से मिलकर बना है ना, तो जैसे मान लो अगर कोई राज्य चाहे कि नहीं, मेरे को भारत में नहीं रहना, मैं अपना दूसरा देश बनाऊंगा, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। हमारे देश में जो भी राज्य है ना, वो भारत से ऐसे अलग हो ही नहीं सकते। इसी का मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का एक संघ है, क्योंकि ये जो राज्य हैं ये भारत से निकल नहीं सकते। ये पहला हो गया। एंड दूसरा हमने बात किया था कॉन्फेडरल, यानी ये जो होता है ये भी जो है राज्य से मिलकर ऐसे देश बना होता है, लेकिन ये जो राज्य है ना, ये ऐसे अलग होके देश से अपना अलग देश बना सकते हैं। तो ये हो गया फेडरल। ये फेडरल का उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको? आपको मिलेगा अमेरिका में। आपको पता होगा कि जो अमेरिका है वो 50 राज्य से मिलकर बना है। तो वहां के जो कोई भी राज्य है ना, वो अगर अमेरिका से निकल के अपना दूसरा राज्य बनाना चाहता है ना, वो इजिली बना सकता है। तो हमारा यूनियन है, अमेरिका का जो है फेडरल है। ये 2 चीजें हो गई। तीसरा हमने बात किया था कॉन्फेडरल। ये क्या होता है? तो आपको पता होगा, आपने यूरोपीय यूनियन का नाम सुना होगा। कॉन्फेडरल क्या होता है कि जब छोटे छोटे देश मिलकर एक यूनियन बनाते हैं तो उसे ही हम कॉन्फेडरल कहते हैं। तो जो यूरोपीय यूनियन है वो कॉन्फेडरल है। तो कोई भी जो देश है ना, ये 3 प्रकार से बनता है, यूनियन, फेडरल या कॉन्फेडरल। तो हमारा आर्टिकल 1 यही कहता है कि ये जो हमारा देश है ये एक राज्यों का संघ है, ये जो राज्य है ये हमारे देश से ऐसे अलग नहीं हो सकते। अब समझते हैं कि ये हमारा जो आर्टिकल नंबर 2 है इसमें क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया है उसके लिए थोड़ा तालियां बजाना चाहूंगा, क्योंकि जिसने भी बनाया ना गजब बनाया है। क्योंकि कैसे, देखो ये आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है पता है? कि अगर कोई देश जो है, हमारे आसपास का जो देश है वो हमारे देश में मिलना चाहता है तो आराम से मिल सकता है। एंड या अगर उस देश का कोई टुकड़ा है वो भी हमारे देश में मिलना चाहता है तो इजिली वे में मिल सकता है। जैसे मान लो नेपाल चाहता है कि हमको भारत में मिलना है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत हम उसको भारत में मिला सकते हैं। या बलूचिस्तान जैसे चाहता है कि हमको भारत में मिलना है पाकिस्तान का पार्ट, लेकिन वो बलूचिस्तान अगर चाहता है कि हमको भारत में मिलना है तो हम उसको भी इजीली मिला सकते हैं। कैसे? आर्टिकल नंबर 2 का यूज करके। तो जिसने हमारा संविधान बनाया है वो उसने कितना अच्छा दिमाग लगाया कि ये जो सब टूट के बने हैं सब भारत से ही टूटे हैं, तो भविष्य में ये तो भारत में आना इनका तय ही है। तो आर्टिकल नंबर 2 इन्होंने बना दिया कि जैसे जब ये भारत में आए तो इनको मिलाने में कोई दिक्कत ना हो। आपको पता ही होगा कि ये जो हमारा भारत है पहले अखंड भारत हुआ करता था। सबसे पहले अफगानिस्तान टूटा, फिर म्यांमार टूटा, फिर उसके बाद पाकिस्तान टूटा, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटा, नेपाल, भूटान, ये सब भारत का ही तो पार्ट है ना। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई देश भारत में आना चाहता है तो वो आ सकता है। आर्टिकल नंबर 2 का यूज करके हम उसको भारत में ला सकते हैं। या वो किसी देश का जो कोई पार्ट है वो भी भारत में आना चाहता है तो वो भी एकदम ईजी वे में हम भारत में उसका पार्ट मिला सकते हैं।
एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आपने सिक्किम का नाम तो सुना ही होगा, हमारे देश का एकदम बहुत ही छोटा सा एकदम राज्य है, प्यारा सा। तो ये जो राज्य है ना, हमारा 1975 के बाद भारत में ऐड हुआ था। 1975 से पहले सिक्किम दूसरा देश हुआ करता था। 1975 के बाद जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उनके समय पे ये जो सिक्किम है हमारे भारत में ऐड हुआ था। कैसे ऐड हुआ था? आर्टिकल 2 का प्रयोग करके ऐड हुआ था। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको लगता होगा कि जब से ऐसे भारत आज़ाद हुआ है तब से यही सिर्फ सिक्किम वाला एरिया भारत में ऐड हुआ है और कोई एरिया ऐड नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमको आज़ादी मिली 1947 में, तो किससे आज़ादी मिली थी? हमको अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी ना, ब्रिटिश से। लेकिन हमारे भारत पे तो बहुत सारी कंपनियां शासन कर रही थी। तो उन्हीं में से 2 कंपनियां और थी, सबसे पहली पुर्तगाली एंड दूसरा फ्रांसीसी। ये फ्रांसीसी लोग कहाँ शासन कर रहे थे? आपने पुडुचेरी का नाम सुना होगा ना। पुडुचेरी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला तो पुडुचेरी हो गया एंड 3 पार्ट उसके और हैं। सबसे पहला माहे, दूसरा कारेकल है एक, और तीसरा यनम है एक। ये जो यनम है ये आंध्र प्रदेश में आता है और कारेकल जो है यही पुडुचेरी के पास में तमिलनाडु में यहाँ आता है एंड माहे जो है केरला में आता है। तो ये 4 जगह ना फ्रांसीसी कंपनियों का शासन था। तो ये फ्रांसीसी जो हम गए इनके पास, बोला हमने कि यार तुम हटो यहाँ से, हमको आज़ादी मिल गई। तो फ्रांसीसी बोले कि यार तुमको तो आज़ादी ब्रिटिश से मिली है ना, हम तो फ्रांसीसी हैं। तो वो ऐसे जा नहीं रहे थे। तो हमने उनसे कुछ एग्रीमेंट वगैरह करके ये जो हमारा पुडुचेरी वाला एरिया था इसको ऐसे अपने अंदर लिया। लेकिन अब पुडुचेरी जो एरिया था ना, वहाँ पे फ्रांसीसी सभ्यता ज़्यादा थी। अब फ्रांसीसी सभ्यता ज़्यादा होने के कारण वहाँ के लोग बोले, अब जैसे हमने सोचा कि ये जो यनम वाला एरिया है इसको आंध्र प्रदेश में मिला देते हैं, ये जो पुडुचेरी और कारेकल वाला एरिया है इसको तमिलनाडु में मिला देते हैं, माहे वाला एरिया केरला में मिला देते हैं। लेकिन वो लोग बोले नहीं, हम लोग ऐसे नहीं घुल मिल पाएंगे, मलयालम तमिल तेलुगु नहीं हो पाएंगे, हमको अलग से राज्य बनाओ। अब हमने कहा अलग से तुमको राज्य कैसे बनाए? तो ये हुआ कि बाद में ऐसा डिसाइड हुआ कि हम चलो तुमको केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। तो इस प्रकार जो पुडुचेरी है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना। एंड दूसरा, पुर्तगाली भी भारत में रह गए थे। इनका शासन कहाँ था? गोवा का नाम सुना होगा ना आपने। तो ये गोवा जो है पुर्तगालियों ने बसाया था, यहाँ पे वही अपना शासन वगैरह करते थे, अपना इनका कंपनी वहीं पे था। तो यहाँ पे, और आपने दमन दीव का नाम सुना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पुर्तगाली लोग का शासन था, ये भी लोग नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद इनको हटाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन विजय। तो इस प्रकार इन्होंने ऐसे पुर्तगालियों को खदेड़ा था। तो बेसिकली ये जो 2 पार्ट थे ना, ये भी भारत में इस प्रकार ऐड हुए थे। अब आते हैं हम अपने आर्टिकल नंबर 3 पे। हमारा आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है पता है? ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 3 है ये कहता है कि ये जो हमारा प्यारा देश भारत है, इसमें जो इतने सारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हम इनको ना, जैसे मान लो एक राज्य है उसको ऐसे डिवाइड करके 2 राज्य बना सकते हैं। किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, किसी भी जगह का नाम बदल सकते हैं। बेसिकली हम कहीं से भी किसी की सीमा में एकदम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे तोड़ना मरोड़ना है राज्य को, तो वो कौन कहता है? हमारा आर्टिकल नंबर 3 कहता है। अच्छा, इसका एक इतिहास भी समझ लेते हैं। ये जो हमारे इंडिया का आप अभी करंट टाइम पर मैप देख रहे हो, ये ऐसा तो रहा नहीं होगा, पहले कहीं दूसरा प्रकार का रहा होगा। तो कैसा था, फिर कैसे चेंजेस हुआ? ऐसे हुआ क्योंकि जितने भी चेंजेस हमने किए होंगे ये आर्टिकल नंबर 3 से ही किए होंगे। तो कैसे, कब, क्या हुआ था, आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखो, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ ना, तो ऐसा नहीं है कि ये जो ऐसे हम इतना प्यारा मैप अभी अपने भारत का देखते हैं ऐसा ही था। ऐसा नहीं था। आपको अपना मैप बताऊंगा उस समय भारत का ना, तो जैसे एक ब्रेड रहता है ना, ऐसे उसके अंदर इतने छोटे छोटे ऐसे छेद रहते हैं, ऐसे ही अपने भारत का मैप था। क्यों पता है? जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था तो हमारा जो इंडिया है ना 2 पार्ट में डिवाइडेड था। अगर आपको ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सबसे पहला जहाँ पे ब्रिटिश लोग कंट्रोल करते थे उसे हम ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे, एंड दूसरा जहाँ पे राजा महाराजा लोग कंट्रोल करते थे उसे हम रियासतें कहते थे। अब जब अंग्रेज गए भारत छोड़कर, तो ब्रिटिश जो प्रोविंस था वो तो हो गया हमारा भारत का, लेकिन ये जो राजा महाराजा वाला था, रियासतें थी, टोटल 552 रियासतें थी। ये लोग कह रहे थे कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हमारा अलग से एरिया है, हम अपने राजा रहेंगे खुद के, हम भारत वगैरह में नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर अब इनको मिलाने के लिए ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन एंड माउंटबेटन, ये तीनों ने एकदम बहुत ही कठिन परिश्रम किया और ये सारे जो प्रिंसली स्टेट से रियासतें, इनको ऐसे अपने भारत में मिलाया। 3 रियासतों में काफ़ी दिक्कतें आई थी। सबसे पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा कश्मीर। हैदराबाद के निजाम थे, वो लोग बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। पाकिस्तान वाला भी सोच रहा था कि ऐसे हमारा एक इधर रहेगा, पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और नीचे ले लेंगे एक हैदराबाद भी, उसको भी पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि पुलिस की वर्दी में आर्मी को भेजकर वो जो हैदराबाद है उस पर अपना कंट्रोल किया। एंड जो दूसरा जूनागढ़
पिथौरागढ़ बच रहा था, वहाँ पे क्या था, जो राजा था वो मुस्लिम था एंड जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, तो वहाँ पे जनमत संग्रह करा के हमने उसको अपना पार्ट बना लिया। एंड तीसरा कश्मीर का तो आपको पता ही है, अभी भी विवाद चल रहा है, आधा उसके पास है पाकिस्तान के पास, कोई चाइना भी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा अपने पास है, तो वो कश्मीर वाला अलग है। तो बेसिकली ये ऐसे पूरा जो रियासतें थी उसको अपने भारत में मिलाया। अब क्या हुआ, ये जो हमारे पूरे भारत का मैप बना ना, ये 4 पार्ट में बना, ए बी सी डी। ए में कौन था, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे उनको ए में रखा गया, देन बी में जो रियासतें थी प्रिंसली स्टेट उनको रखा गया, एंड सी में ना कमिश्नरी को रखा गया, जैसे उस समय जो बड़े बड़े स्टेट थे ना उनको रखा गया, एंड डी में यूनियन टेरिटरीज, जैसे कोई मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी तो उसको हम यूनियन टेरिटरी बना देते थे। तो बेसिकली ये 4 पार्ट में डिवाइडेड था, ए बी सी डी, ऐसे हमारा जो मैप था वो डिवाइडेड था। लेकिन अब ऐसे तो एकदम हम अपने देश को अच्छे से चला नहीं सकते, अच्छे से राज्य वगैरह बनाने पड़ेंगे ना। तो अब राज्य बनाने के लिए हमारे जो भारत है इसमें सबसे पहली समिति बनती है एसके धर समिति। लेकिन अब ये जो एसके धर समिति है ना, इसका कहना था कि ये जो भारत है इसमें इतनी सारी भाषाएं हैं, लेकिन वो भाषाओं के आधार पर जो है ना राज्य को बनाना नहीं चाहते थे। सोच रहे थे जैसे अभी तमिलनाडु बना दिया, तमिल वालों के लिए तमिलनाडु, तो बहुत दिक्कत होगा, क्या पता ये भारत बाद में भारत से अलग हो जाए। एंड अगर फिर ऐसे तमिल तेलुगु वाला अलग हो जाएगा, मराठी अलग हो जाएगा, मलयाली अलग हो जाएगा, ऐसे सब अलग हो जाएंगे अगर भाषा के आधार पर बना दिया। तो ये लोग इसके खिलाफ थे। तो लेकिन अब भाषा के आधार पर नहीं बनाना था, तो ये मतलब बैठ ही नहीं रहा था, ये बना ही नहीं पा रहे थे, तो ये एसके धर समिति जो है फेल हो गई। देन दूसरी समिति बनती है जेवीपी समिति। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया एंड सरदार पटेल। ये जो 3 लोग थे ना, ये जो समिति बनी थी, ये भी लोग चाहते थे कि ये जो भारत है ऐसे लैंग्वेज के आधार पर स्टेट ना बने, क्योंकि आगे चल के दिक्कत होती, ऐसे आगे लैंग्वेज के आधार पर बनेगा, फिर वो लोग अलग होना चाहेंगे, फिर दिक्कत होगा। तो इसीलिए ज्यादातर ये लोग नहीं चाहते थे कि ये लैंग्वेज के आधार पर जो है स्टेट बने। अब लेकिन लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनाना है तो फिर बड़ा दिक्कत होता था कि बनाए कैसे, कोई वही नहीं निकल रहा था। तो लेकिन अब साल आता है 1952, इसमें जो है ना एक खास चीज होती है, जो सरकार अभी कह रही थी कि हम भाषा के आधार पर स्टेट नहीं बनाएंगे ना, वो भाषा के आधार पर स्टेट बनाने के लिए तैयार हो जाती है। क्या होता है इसमें खास पता है, एक महान इंसान हुए थे 1952 में, पेट्टू श्री रामलू नाम के तेलुगु प्राणी थे। इनका क्या कहना था पता है, पहले आपको पता होगा कि ये जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सब एक ही थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। अब इनका कहना था कि जैसे जो तमिल लोग हैं उनको अलग से राज्य बना दिया जाए और जो तेलुगु लोग हैं उनके लिए अलग राज्य बना दिया जाए, तो ये इनका कहना था। लेकिन अब सरकार कह रही थी नहीं, भाषा के आधार पर तो हम बनाएंगे ही नहीं। तो ये ना 56 दिन तक भूखे रहते हैं, और 56 दिन तक भूखे रहने के बाद मर जाते हैं। अब जैसे ही ये मरे तो इन पूरा भगदड़ मच जाता है, भीड़ एकदम पूरा एकदम सरकार के प्रति एकदम गुस्से से एकदम पागल हो जाती है। तो सरकार को विवश होके ये जो पूरा मतलब जो इनका कहना था कि ऐसे तमिल को लोगों को अलग राज्य बना दिया जाए, तेलुगु लोगों के लिए अलग राज्य बना दिया जाए, तो इन्होंने तमिल लोगों के लिए तमिलनाडु बना दिया एंड तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बना दिया। तो अब क्या था, पूरे भारत में एकदम मच गया कि अब हम तमिलनाडु बना दिया तमिल वालों के लिए, तेलुगु वालों के लिए आंध्र प्रदेश बना दिया, तो अब हमारी जैसे मलयालम के लिए केरला बनाओ, कन्नड़ के लिए कर्नाटका बनाओ, ऐसे बनाओ। तो फिर एक आयोग बनता है, फजल अली आयोग। ये क्या करता है, ये जो भारत का जो मैप था अभी ए बी सी डी इस सब में डिवाइड था ना, तो ये क्या करता है, ऐसे भारत को जो लैंग्वेज के हिसाब से अच्छे से बांटता है एंड 14 राज्य एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाता है। एक खास चीज पता है आपको, इसने ये जो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई, अभी भी इसने गुजरात और महाराष्ट्र को अलग नहीं किया था, गुजराती और मराठी लोगों को। ये जो है पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आता था अभी। लेकिन अब ये बोलने लगे कि यार गुजराती मराठी को अलग करो, मतलब गुजराती मराठी लोग ऐसे बोलने लगे। तो फिर 1960 में ये जो गुजरात है ये अलग होता है, महाराष्ट्र अलग होता है, मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बनता है एंड गुजराती लोगों के लिए गुजरात बनता है। फिर ऐसे ही समय समय पर जहां जैसी मांगे उठती रहती हैं, उस प्रकार ऐसे राज्यों को ऐसे डिवाइड करके ऐसे बना दिया जाता है। एक बहुत ही फेमस चीज़ है, आपको पता होगा कि आधा पंजाब जो है हमारे पास है, आधा पंजाब पाकिस्तान में है। तो जो हमारे पास पंजाब है ना, वो उतना ही नहीं था। ये जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है और ये हरियाणा वाला और चंडीगढ़ तो बीच में ही है, तो ये पूरा एरिया जो है ना, ये पंजाब था। इसको हम कहते थे पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसको हम ये नाम से बुलाते थे। तो अब क्या हुआ कि इसमें दिक्कत था,
ये जो उधर पाकिस्तान वाला साइड वाला था, जो अभी करंट टाइम पर पंजाब है, यहाँ पंजाबी लोग रहते थे, पंजाबी बोलते थे। ये जो हरियाणा वाला एरिया है, यहाँ पे हिंदी बोली जाती थी। एंड जो वो हिमाचल प्रदेश वाला है, वहाँ पे पहाड़ थे। तो इन्होंने क्या किया ना, आगे चल के ये जो पेप्सू था, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, 3 राज्य बना दिए, 1 यूनियन टेरिटरी। क्योंकि वो जो चंडीगढ़ थी वो राजधानी थी, तो अब सबको अलग से राजधानी बनाने के लिए क्या करते, तो सबका राजधानी वही कर दिया और वो चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो इस प्रकार ये जो पेप्सू था 3 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में बदल गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। एंड सबका राजधानी 1 यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। एंड फिर समय समय पर ऐसे ही चेंजेस होते रहते हैं, ये राज्य से राज्य टूटकर ऐसे बनता रहता है। जैसे आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बना है, उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड बना है, एंड बिहार से टूटकर झारखंड बना है। एंड आपको पता होगा कि ये सब चीज का शुरुआत कहाँ से हुआ था, आंध्र प्रदेश से हुआ था। इसी ने ही कहा कि तमिल लोगों को अलग करो, तेलुगु लोगों को अलग करो, हमारा अलग राज्य बनाओ। अभी जल्दी में सबसे जो बड़ा चेंजेस हुआ है, जो नया राज्य बना है तेलंगाना, वो क्या हुआ कि ये जो आंध्र प्रदेश था, जहां तेलुगु लोग रहते थे, इसके लिए बना था, सबसे पहले इसी को बनाया गया था। तो यही आंध्र प्रदेश में तेलुगु लोग ही बट गए, ये आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना अलग हो गया। तो ये अभी करंट टाइम पर 2014 में सबसे नया स्टेट बना है। तो बेसिकली ये जो पूरा हमने इतना इतिहास समझा, ये कैसे हुआ था, ये सब हुआ था आर्टिकल नंबर 3 से। अब आते हैं अपने आर्टिकल नंबर 3 पर और समझते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो देखो, ये इसमें कुछ खास चीज नहीं है, ये जो आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर 3 है, इसी से रिलेटेड है। क्या चीज लिखा है इसमें पता है? इसमें लिखा है कि आर्टिकल नंबर 2 का यूज करके अगर जैसे किसी देश को अपने देश में मिला रहे हो, या आर्टिकल नंबर 3 का यूज करके किसी जो राज्य है उससे दूसरा राज्य बना रहे हो, तो ये जो सिर्फ चीजें करोगे ना, तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं है। ये सब आप ऐसे लॉ बना के भी कर सकते हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं है। जैसे अभी कुछ भी चीज संशोधन करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होता है। हमारे आर्टिकल नंबर 368 में लिखा है कि हम ऐसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये अगर ये जो आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर 3, इससे रिलेटेड हम कुछ चीजें कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें। तो यही कॉन्सेप्ट था, हमने सब कुछ एकदम इजी वे में समझा। ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 था, इसके चारों आर्टिकल्स के बारे में सब कुछ हमने समझ लिया। हमारा जो आर्टिकल 1 है क्या कहता है? कहता है कि जो हमारा भारत है राज्यों का एक संघ है, यानी हमारे जो ये राज्य हैं ये भारत से अलग नहीं हो सकते। एंड आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है कि हमारे देश में अगर कोई देश आके मिलना चाहता है या उस देश का टुकड़ा मिलना चाहता है तो ईजी वे में मिल सकता है, हम उसको मिला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है कि हमारे देश में जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं। एंड हमारा आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि अगर हमारी संसद आर्टिकल 2 का यूज करके किसी देश को या देश के टुकड़े को भारत में मिलाती है, या आर्टिकल नंबर 3 का यूज करके हमारे जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करती है, उनके नाम में चेंजेस करती है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये हम बेसिक लॉ से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल नंबर 2 है और आर्टिकल नंबर 3, इसको आर्टिकल नंबर 368 से बाहर रखा गया है। आर्टिकल नंबर 368 क्या है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 2, 3 को बाहर रखा गया है, तो हम इसमें जो भी चेंज करेंगे वो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए बिना चेंज कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।